इंग्लिश में 12th में मेरी वाट लग गई। मेरे आए थे कुछ 57। उस साल ना कुछ हुआ था। अगर तो मेरी पहली नौकरी, ज़िंदगी की पहली नौकरी थी, जिसमें मुझे महीने के मिलते थे ₹13,000। ओके। और यूएस में मैंने पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और वहाँ मेरा दाखिला हो गया। और 2 साल करने के बाद मुझे ये पता चला कि इस चीज़ को करने में मुझे खुशी नहीं मिलती। ओह! इस चीज़ को करने में मैं अच्छा तो हूँ, लेकिन करने में मज़ा नहीं आता। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी किया, बहुत यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आया। तुम्हारे पास अगर ₹100 होते हैं और तुम्हारे अगर ₹2 गुम हो जाएँ, तो तुम बाकी ₹98 उस ₹2 को ढूँढने में तो नहीं लगा दोगे ना। Hi everyone, तो we are like with अंकुर वारिकू, nearby के co-founder। अगर आप एक बारी कुछ लिखोगे ना, you will find this man and you will love it। मतलब इनकी वीडियोस देखोगे, इनके चैनल पे जाओगे, मतलब इनके इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे, इनको फेसबुक पे फॉलो करोगे, कहीं भी करोगे and you will love it। बहुत सारी सही सी नॉलेज देते हैं, पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो बताते हैं, कैसे अपने स्टार्टअप को ग्रो करना है। और उनकी एड कैंपेन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपने एक बार वेबसाइट विजिट कर लिया है, पीछे नहीं छोड़ती। पीछे नहीं छोड़ते हैं। वो एड चलती रहती हैं और ही इज अमेजिंग पर्सनैलिटी। तो आज सबसे इनफॉर्मल इंटरव्यू यही होता है हमारा कि हम ये पूछते हैं कि आपने इतना कुछ कर लिया, वो ठीक है, ये बताओ 10th में कितना था, 12th में कितना था, ग्रेजुएशन में कितना था, क्योंकि हमारे वेरी माँ बाप ने नाइस। हमें वही पूछा है और वो कहते बहुत हैं कि इसमें बढ़िया, अच्छा होना चाहिए। तो बताओ। बहुत बढ़िया। दैट्स ऑसम मैन। आई लव दैट क्वेश्चन, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी यार गुरप्रीत। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड सेम है एक्चुअली आप काफ़ी स्टूडेंट्स की काफ़ी मदद करते हैं ज़िंदगी में वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं या उनके माँ-बाप बोलते हैं उनको पहुँचना चाहिए। एंड इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, सो आई एम ग्लैड दैट यू आर पार्ट ऑफ इट। मेरे मुझे याद करा, ये मैं काफ़ी बूढ़ा हूँ हाँ, अरे तो सर मुझे 42 काफ़ी आप you're young। काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा लाइफ में ये याद करने के लिए। तो मेरे, इफ आई रिमेंबर राइट, मेरे 10वीं में 83% आए थे। ओके। हाँ। और उसके बाद और सारे वो 5 सब्जेक्ट होते थे तो सब कुछ आस-पास ही था, इधर वही 80, 85 ये सभी कुछ था। और फिर मेरे 12वीं में आई थिंक 81% आए थे। साइंस, कॉमर्स विद मैथ क्या? साइंस, साइंस विद कंप्यूटर्स। ओके। तो बायोलॉजी नहीं था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर्स, इंग्लिश। और इंग्लिश में 12th में मेरी वाट लग गई। मेरे आए थे कुछ 57। उस साल ना कुछ हुआ था ओके। कि कोई सर-पैर नहीं था नंबरों का, किसी के कुछ भी नंबर आ गए थे, तो मेरे आए थे 57। और काफ़ी काफ़ी दुःख हुआ था मुझे लाइफ़ में, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ और मैं अच्छे से कर भी लूँगा, लेकिन फिर ऑफ़ कोर्स ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। थैंकफुली कॉलेज पीसीएम के बेसिस पे था, तो पीसीएम मेरी अच्छी थी, 88-89% के करीब थी। आजकल तो बहुत ही डरावने से नंबर आते हैं, लेकिन उस ज़माने में ये मैं 2000 की 1998 की बात कर रहा हूँ, 98 में मैंने 12th पास किया था। 1998 में अगर आपके 80% से ऊपर आते थे, तो मतलब आप रीज़नेबली अच्छे स्टूडेंट थे। आपका डीयू में तो हो सकता था। तो 88% पीसीएम और 81% एग्रीगेट में मेरा हिंदू कॉलेज डीयू में हो गया था, जो कि आज शायद 99 या 98% से कम दिखता ही नहीं है किसी को। तो ये है मेरे 10th और 12th की मार्क्स। ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में तो मैंने करी थी फिज़िक्स ऑनर्स। और आई मेरे को जेनुइनली याद नहीं है, लेकिन आई थिंक इट वाज़ अराउंड 75-76%। मैं अपने कॉलेज में सेकंड आया था। यूनिवर्सिटी में आई थिंक अराउंड 18वें या 19th 20th पोज़ीशन पे कुछ था। और यही था बस। ओके। सो जब कॉलेज खत्म होता है पहली बारी में क्या जॉब ऐसी लगती है कि मतलब बस फाड़ दो, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, या फिर बिल्कुल वही छोटी टाइप्स? ये और बहुत ही अच्छा सवाल है यार गुरप्रीत, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में ही एक वीडियो शूट किया था, जल्दी आएगा, कि सही जॉब कैसे ढूँढी जाए। और सबसे बड़ा जो वो होता है ना, लोगों का अरमान कि अच्छी-सी नौकरी लग जाए, कम से कम इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए, अच्छी-सी ब्रांड हो जाए, अच्छा-सा एक डेज़िग्नेशन मिले, पूरा एक बिज़नेस कार्ड पकड़ाओगे तो लोग देख के बोलेंगे, "वाह यार!
छक्के चौके मार लिए वैसे। लेकिन रियलिटी ये है कि यार धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ता है। और आई थिंक 20s जो है ना वो एक मैराथन के जैसे है। बहुत लोग उसको एक 100 मीटर रेस की जैसे देखते हैं कि जितनी जल्दी भाग गए और जितनी जल्दी नंबर 1 आ गए उतना अच्छा है। लेकिन मैराथन में अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि जितनी जल्दी भाग गए और जितनी जल्दी नंबर 1 आ गए, तो आप मैराथन खत्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हाफ हाफ के भाग भाग के थक जाएंगे। तो मैराथन में लोग धीरे भागते हैं और एक ही स्पीड पे भागते रहते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन मैराथन एंड स्प्रिंट। 20s मेरे हिसाब से एक मैराथन है कि आपको कंसिस्टेंटली भागना है। इसका मतलब ये है कि आपको नौकरी जो भी आप करेंगे वो अच्छे से पसंद आनी चाहिए, उसमें से आप अच्छे तरीके तरक्की कर रहे हैं, अच्छे से आपकी प्रमोशन हो रही है, अच्छे से आपको काम समझ में आ रहा है, अच्छी आपकी रेटिंग आ रही है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं और कितनी डायरेक्शन से जा रहे हैं। तो बैक देन अगर तो मेरी पहली नौकरी, जिंदगी की पहली नौकरी थी जिसमें मुझे महीने के मिलते थे 13,000 रुपए। मेरी ग्रोस सैलरी कुछ 15,000 रुपए थी, कट पिट के टैक्स टूक्स जो भी था 13,000 रुपए मिलती थी महीने के। और ये थी मेरी पहली सैलरी जो मैंने 1 साल करी। ऐसा और कुछ क्या डेजिग्नेशन थी, क्या करते थे उसमें, जॉब प्रोफाइल? कुछ कोई कर कुछ कुछ मेरे को याद भी नहीं है। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाता था। एक कंपनी थी NIS स्पार्टा, वो एक ट्रेनिंग कंपनी है, तो वो सेल्स ट्रेनिंग देती है और बहुत सारी और ट्रेनिंग देती है। तो मैं सेल्स वालों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता था। मैंने जिंदगी में कभी सेल्स नहीं करी थी, मुझे 1 घंटा नहीं पता था कि सेल्स क्या होता है, लेकिन लोगों को लगता था कि शायद मेरे में थोड़ी सी बुद्धि है, तो मैं जितना भी समझ सकता था वो समझ सकता था। और फिर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता था, जो कि ट्रेनर जो है वो यूज करेगा। तो वो पढ़ के बोलेगा, अच्छा अब हम करेंगे ये एक्सरसाइज जिससे हम सेल्स में अच्छे बनेंगे, अब हम करेंगे ये एक्सरसाइज जिससे हम सेल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं वो पूरी मोटी बुक्स किताबें लिखता था और लिखता रहता था, टाइप करता रहता था, और उसके लिए मुझे 13,000 रुपये महीना मिलता था। सो ये सब करते करते कब लगा, ऐसा क्यों लगा कि एमबीए कर लूं? तो एक्चुअली ऐसा लगा नहीं। तो मेरी कहानी थोड़ी सी ये है कि मुझे बिजनेस लाइन में घुसना ही नहीं था गुरप्रीत। मेरा जिंदगी का मकसद था कि मैं साइंटिस्ट बनूं। मैं साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मेरे अच्छे नंबर भी आए थे उसमें। तो 12th के बाद फिर मैंने फिजिक्स ऑनर्स करी, उसमें भी अच्छा किया, और फिर मैं यूएस चला गया। ओके। और यूएस में मैंने पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और वहां मेरा दाखिला हो गया। तो मैं यूएस गया था अपनी डॉक्टरी करने के लिए, जो नॉन मेडिकल डॉक्टरी होती है। और 2 साल करने के बाद मुझे ये पता चला कि इस चीज को करने में मुझे खुशी नहीं मिलती। ओह। इस चीज को करने में मैं अच्छा तो हूं, लेकिन करने में मजा नहीं आता। सो देन आई डिसाइडेड दैट आई विल ड्रॉप आउट एंड कम बैक टू इंडिया। तो 24 साल की उम्र में मैं सब कुछ छोड़ के यूएस से वापस हिंदुस्तान आया। मेरे पास कोई प्लान नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई पैसे नहीं थे। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो कोई सेविंग्स नहीं थी। इनफैक्ट डैड ने उस समय एक बिजनेस शुरू किया था जो लॉसेस में चला गया था, तो कर्जा ही था उल्टा सा पूरी फैमिली के ऊपर। तो बहुत मुश्किल हालात थे। और उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि यार मैं खुश नहीं हूं, तो मैं वापस आया। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार तेरी जिंदगी तो अब काफी मुश्किल से बीतेगी, क्योंकि कोई प्लान तो है नहीं, तूने कुछ किया भी नहीं है, तेरे पास कोई डिग्री डुग्री भी नहीं है, तो तू एमबीए कर ले, ओके। क्योंकि एमबीए करने से थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। सो दैट्स व्हाट आई एक्चुअली डिड, एंड माय ओनली फोकस वाज कि आई गो टू अ रियली गुड स्कूल फॉर माय एमबीए। थैंकफुली पढ़ाई में अच्छा था, तो थोड़ी सी फाइट मार के आईएसबी में हो गया, एंड दैट आई थिंक जीमैट चेंज्ड में कितने थे? द। जीमैट में मेरे आए थे 720। दैट्स रियली गुड स्कोर, तो ही जाना था। ओके। हाँ, वो फाइट वाइट मार ली थी, बट थैंकफुली आईएसबी में हो गया, एंड आई थिंक दैट चेंज्ड एवरीथिंग फिर। फिर आईएसबी में ही आइडिया आ गया था नियर बाय खोलने का, या फिर लाइक? ओ नहीं नहीं, नियर बाय तो आईएसबी के 10 साल बाद हुआ है। तो आईएसबी के बाद एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये थी कि यार जिंदगी में कुछ पता नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है,
एक नौकरी करी है जिसमें ज़्यादा कुछ सीखने को मिला नहीं है, वो भी सिर्फ़ 1 ही साल करी है, तो काम करना है। काम करना है, एक अच्छी सेटअप में काम करना है, एक अच्छी कंपनी में काम करना है। पैसे के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है, लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, उसी से अच्छा रहेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे इतनी ठोकरें खा ली थी, ये रियलाइज़ेशन हो गई थी कि ज़िंदगी में अब भूखे नंगे तो नहीं मरेंगे। कुछ ना कुछ करके, फाइट मार के जी तो लेंगे। तो अब ये फिगर आउट करना है कि ज़िंदगी में करना क्या है? जिसमें मज़ा आए, ताकि, क्योंकि अगर मज़ा आता रहेगा तो जितनी देर भी करवाओगे सही रहेगा। राइट? जैसे आई एम अज्यूमिंग तुम्हें बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है, तो इट डज़न्ट फील लाइक वर्क। इट फील्स लाइक, यार मज़ा आ रहा है। तो रोज़ सुबह जब हम उठते हैं तो ऐसा नहीं लगता यार फिर से एक और दिन, फिर से एक और बॉस, ये सब वगैरह-वगैरह। जेन्युइनली मज़ा आता है। तो मेरा फ़ोकस बस यही था कि एक ऐसा काम ढूँढेंगे जिसमें करने में मज़ा आएगा, बहुत स्मार्ट लोगों के साथ काम करेंगे, एंड देखते हैं क्या होता है। तो आईएसबी के बाद मैंने एक कंसल्टिंग जॉब करी, 3 साल के लिए करी, 2006 से 2009 में। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला यार, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अपने बारे में सीखने को मिला, इंडस्ट्रीज़ के बारे में सीखने को मिला, बहुत सारे स्मार्ट लोगों के साथ काम किया। थैंकफुली उसमें पैसे भी काफ़ी अच्छे मिलते थे, तो वो वाला पार्ट भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक हो गया। और फिर 2009 में मैंने अपनी कंसल्टिंग जॉब छोड़ के अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था, अपने दोस्त के साथ जो आईएसबी से ही था। एंड उसको 2 साल किया, फिर 2011 में ग्रुपॉन नाम की एक कंपनी थी, जो यूएस की कंपनी थी, वो हिंदुस्तान आ रही थी। तो वो ढूँढ रहे थे लोग जो उनका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान में। तो उनके साथ उनका बिज़नेस शुरू करवाया हिंदुस्तान में, वो 4 साल किया। और फिर 2015 में नियर बाय शुरू किया, जो कि फिर अगले 5 साल तक और चलाया। दैट्स ग्रेट। मैंने काफ़ी यूज़ किया है, नियरबाय, ग्रुपॉन, ये सब। हमने कॉलेज ऑसम! टाइम में बहुत यूज़ किया कॉलेज टाइम में। जाने के लिए यहाँ डील मिल रही है, ये सस्ते में मिल रहा है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बहुत, बहुत यूज़ किया है। कॉलेज में तो बहुत यूज़ किया है। वेरी नाइस। अभी भी करते हैं, नियरबाय तो अभी भी करते हैं बहुत ज़्यादा यूज़। बारबेक्यू यहाँ-वहाँ कहीं भी जाना होता है तो। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट। सो सर बीच में आप यूएस गए एंड यू आर सेइंग यू आर हाँ। फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो ऐसे सपने आप कैसे देख पा रहे हो? मतलब यार मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा तो यूएस सोच ले। हाउ हाउ ये मैनेज कैसे हुआ? यार ये ना, तो फाइनेंशियली तो मैनेज नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारी इतनी औकात ही नहीं थी, इतनी क्षमता ही नहीं थी कि हम यूएस की किसी भी डिग्री को अफ़ोर्ड कर पाएँ। तो बहुत ही क्लियर था कि अगर यूएस जाना भी है, अगर वो ऐसे अरमान सोचे भी हैं, तो ये तभी हो सकता है जब 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। 100%, ये भी नहीं कि 50%, 60%, क्योंकि बिल्कुल भी देने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसके लिए फिर काफ़ी फाइट मारनी थी, अच्छे नंबर लाने थे, अच्छी एप्लीकेशन बनानी थी, बिल्कुल अच्छे से रिसर्च के लिए तैयारी करनी थी, वो सब चीज़ें। तो काफ़ी फाइट मारी, काफ़ी उसके लिए तैयारी करी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी किया, बहुत यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आया, लेकिन एक यूनिवर्सिटी थी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं फाइनली गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, 100% स्कॉलरशिप पे एक्सेप्ट किया, और बल्कि उन्होंने बोला कि अगर तुम यूनिवर्सिटी आओगे और किसी प्रोफ़ेसर के साथ काम करोगे, तो हम तुम्हें एज़ असिस्टेंट $1500 महीना भी देंगे। वाओ! तो रहने खाने का खर्चा भी उससे निकाल सकते हो तुम। तो जब मैं एक्चुअली यूएस गया, तो मैं आई थिंक कुछ $300 लेके गया था, व्हिच वाज़ द ओनली मनी दैट आई हैड। मेरे डैड ने यूएस की वन वे टिकट, मुझे अभी भी याद है, करीब ₹55,000 की हुआ करती थी, काफ़ी महँगी थी उस समय। उस टिकट को खरीदने के लिए अपने एक बिज़नेस पार्टनर से लोन लिया, और मैं यूएस पहुँचा $300 के साथ, और कुछ नहीं था मेरे पास। बस ये था कि 100% स्कॉलरशिप है, तो कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और 1 महीने बाद वो $1500 आते रहेंगे, जो कि मेरी एक तरीके से तनख्वाह होगी टू स्टडी। तो बहुत ही एम्बिशियस प्लान था। एंड आप ये सोचिए अब कि ये सब 2 साल बाद जब मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूँगा, तो मेरी दुनिया में क्या हलचल मच गई होगी। मतलब मेरे माँ-बाप ने तो मेरे को बिल्कुल, वो जायदाद से बेदखल वाली बात हो मैंने गई भी थी ऐसे कि ही किया। भैया। काफ़ी सिमिलर था मेरा भी। जब हाँ, आप आई वाज़ हैविंग अ हाई पेइंग जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी, काफ़ी अभी अच्छा, स्टार्टअप चलता है वो, हाँ, तो एजुकेशन में ही एंड कर रहा था, 22 साल की उम्र में ही था एंड हाँ, 4-5 महीने करा एंड आई वाज़ लाइक यार मेरे दिमाग में ही आया, पैशन मेरा वही है, मैं वही कर रहा हूँ,
बट लाइक अगर मैं ये करके और ये मुझे इतनी तनख्वाह दे रहे हैं और ये मुझसे करोड़ों कमा सकता है, तो मैं खुद के लिए क्यों ना करूँ ये? बिल्कुल। तो मैंने छोड़ दिया, और रात को ही छोड़ दिया, ऐसे ही मतलब ऐसे बस छोड़ दिया एकदम रात को। मम्मी को भी नहीं, सुबह मम्मी को फोन किया, मैंने ना जॉब छोड़ दी, मैं आ रहा हूँ। आई वाज इन बैंगलोर, इन दिल्ली। फोन किया, क्या आ रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ? रिश्तेदार हमें कह रहे थे लाइफ सेट हो गई तुम्हारी लड़के की, तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, एंड आई वाज लाइक मैंने तो कह दिया मैं तो आ रहा हूँ। बट हाँ, वो 3-4 महीने जब आप स्टार्ट करते हो, एंड उस समय आप, कई बार मेरे माइंड में भी थॉट आता है कि आपके माइंड में भी आया होगा, ये गलत तो नहीं कर दिया लाइफ बिल्कुल, यार। बिल्कुल। तो उस समय आपने कैसे अपने आप को संभाला कि यार नहीं, उस समय मतलब ये वाली चीज है कि जब आपके यहाँ पे इतनी टेंशन चल रही हो और फिर आपने स्टार्ट स्टडी भी करी है फॉर बिल्कुल। जीमैट, वो कैसे मैनेज? यार आई थिंक मेरे में ना ये एक कन्विक्शन था, एक विश्वास था गुरप्रीत की, जिस दुनिया को मैं छोड़ के आया हूँ, उस दुनिया में मैं कभी भी चाहूँ वापस जा सकता हूँ। क्योंकि मैं उसको छोड़ के आया हूँ। अब ये मेरा घमंड हो सकता है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस। इरेशनल ऑप्टिमिज्म हो सकता है, लेकिन मुझे कम से कम ये लगता था कि यार जिस चीज़ को हमने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, उस चीज़ में हम वापस जा सकते हैं। अब इट कुड बी कि मैं एग्ज़ैक्टली जैसे तुमने वो नौकरी छोड़ी, तो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी शायद तुम्हें वापस ना ले अगर तुम्हारा स्टार्टअप ना चले या कुछ वगैरह, लेकिन एक एडटेक स्टार्टअप में तुम वापस जा सकते हो। क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास वो पूरी क्षमता है, पूरी लगन है, पूरा इंटेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे भी यही लगता था कि यार ज़िंदगी में फाइट तो मारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस चीज़ को करने में हम खुश नहीं हैं, तो कुछ और करते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वो चीज़ ना चले, तो इस चीज़ में वापस तो आ ही सकते हैं। क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा-सा वक़्त बर्बाद हो जाएगा। बट सडनली अगर तुम सोचोगे, यानी ये मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, खासकर जो अपने 20s में हैं, बहुत यंग हैं, कि यार 1-2 सालों की ना परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हारी गेम 40-50 सालों की है, और 40-50 साल में 1-2 साल जो हैं वो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास अगर ₹100 होते हैं और तुम्हारे अगर ₹2 गुम हो जाएँ, तो तुम बाकी 98 रुपीज़ उस ₹2 को ढूँढने में तो नहीं लगा दोगे ना। लेकिन हाँ, ऐसा ऐसे ही सोचते हैं कि यार नहीं, अगर मैंने ये कोर्स छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, तो ये साल बर्बाद हो जाएगा। यार तुम ये सोचो कि अगर तुमने नहीं छोड़ा, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे सोचो ना, कि तुम खुश नहीं हो, तुम इस काम को करने में अच्छे भी नहीं हो, तुम शायद इस काम को अच्छा कभी कर भी नहीं पाओगे। तो फिर क्यों इस 1 साल के पीछे लगे हुए हो? एंड एट लीस्ट दैट वाज़ द थिंग इन माय माइंड कि यार अगर नहीं भी होता है तो कभी वापस चले जाएँगे। वापस ऑलराइट सर। अभी जो अगर आपने ट्रेंड देखा होगा, मैंने काफी देखा है इंस्टाग्राम पर, मैं नाम नहीं हुँ, लूंगा उस इंडस्ट्री का, आपको समझ आएगा, कुछ मार्केटिंग करके है, एन हुँ, मार्केटिंग हुँ, करके, तो वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दिखाते हैं हमारे पास पैसा है, वी आर गेटिंग रिच, आप भी आओ, लोगों को जोड़ने वाली स्कीम। मैं उस पे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या वो सही है? क्योंकि यूथ को टारगेट करते हैं, एंड यूथ वांट कि भैया, जैसे अब मेरे पास आते हैं कुछ स्टूडेंट, सर आपके पास आईफोन है, आपके पास ये, अरे यार मैंने उससे पहले बहुत घटिया फोन भी चलाए हैं, वो भी तो देखो, वो फेस मैंने किया है। अगर आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो बहुत सालों के बाद पहुंचा हूँ, एकदम से झट से किसी के पास आईफोन नहीं आ जाता, वो पहले वो बिल्कुल, छोटू से ही फोन से स्टार्ट करता है। बट करेक्ट, आज का स्टूडेंट जो है उसको बस चाहिए, बस हो और सीधा आईफोन चाहिए। बिल्कुल। लाइक उनके लिए क्या मैसेज है? यार उनके लिए फ्रैंकली मैसेज यही है, उनकी गलती नहीं है, लेकिन उनको समझना ये ज़रूरी है। उनको बताता हूँ कि ये उनकी गलती क्यों नहीं है। उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसी दुनिया में पले-बड़े हैं जहाँ हर चीज़ जो वो चाहते थे, वो इंस्टेंटली ही मिली है। तुम्हें कपड़े चाहिए, क्लिक। तुम्हें किताबें चाहिए, क्लिक। तुम्हें खाना चाहिए, क्लिक। तुम्हें कैब चाहिए, क्लिक। तुम्हें कोई लेटेस्ट मूवी देखनी है, क्लिक। डेटिंग भी क्लिक या स्वाइप राइट, है तो हर एक चीज़ इंस्टेंटली हो गई है। और यही ज़माना है। लाइक मैं एक ऐसे टाइम से हूँ, तुम भी इनफैक्ट काफ़ी यंग हो, लेकिन कम से कम मैं ऐसे टाइम से हूँ जहाँ सालों वेट करने पड़ते थे जब एक फ़ोन भी आता था। सालों वेट करने पड़ते थे जब एक मूवी को टीवी पे देख पाते थे। अगर हॉल में जाने की औकात नहीं है, पैसे नहीं बचपन है में सेम और हो रहा दूरदर्शन पे फ्री पे देखना है, तो भाई महीने, साल निकल जाते थे। तो है। एक तरीके से आदत ही नहीं पड़ी
कि चीजें इंस्टेंटली मिले जब तुम चाहते हो। एक जनरेशन पूरी ऐसी बनी है जहां उनको बचपन से ही, फॉर नो फॉल्ट ऑफ theirs, उनके माँ बाप ने, उनके दादा दादी नाना नानी ने, उनके भाई बहन ने और टेक्नोलॉजी ने और पूरी दुनिया ने उनको वही चीज दी है जैसे ही उनको चाहिए थी। तो उनको भी यही लगता है कि यार चीजें तो ऐसी ही होती हैं, जब आपको कुछ चाहिए आपको मिल जाता है। लेकिन असलियत जिंदगी की ये है कि रिलेशनशिप्स, प्यार, लव, पार्टनर्स, दोस्ती, अच्छी दोस्ती, वैसी दोस्ती जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाए, खुशी, फुलफिलमेंट, मीनिंग और हेल्थ, फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीजों में टाइम लगता है। ये चीजें रातों रात नहीं मिलती हैं। आपको एक सही पार्टनर रातों रात नहीं मिलेगा। आपका एक सच्चा दोस्त आपको रातों रात नहीं मिलेगा। आपको अपने काम में मीनिंग, फुलफिलमेंट रातों रात नहीं मिलेगी। आप अगर फिट होना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, अपने दिमाग को काम करना चाहते हैं, तो वो रातों रात नहीं हो पाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा जनरेशन जिसकी आदत ही थी कि हर एक चीज़ उनको इंस्टेंटली मिले, उनको बहुत मुश्किल से ये रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो इंस्टेंटली नहीं मिलती हैं। तो आई वुडन्ट ब्लेम देम कि वो ऐसा सोचते हैं। आई थिंक आपका एज़ अ टीचर फर्ज़ बनता है, मेरा एज़ एन एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल फर्ज़ बनता है, मेरा एज़ अ माँ-बाप, पेरेंट का रोल फर्ज़ बनता है कि मैं जिन-जिन लोगों से बात करता हूँ या आप जिन-जिन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनको आप बैठकर पेशेंस से दिखाएँ, सिखाएँ कि लाइफ़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो वक़्त से ही आती हैं और उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। योर स्टोरी इज़ सच अ ग्रेट स्टोरी, माय स्टोरी इज़ व्हाटएवर इट इज़, एंड इन्हीं कहानियों से, इन्हीं एक्सपीरियंसेस से उनको होपफुली वो अवेयरनेस मिलेगी। पर मुश्किल है यार, काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उनकी आदत कुछ और है। एग्रेशन आ जाता है सर उनमें। मतलब एक तरह का गुस्सा अगर ना मिले ना, झट से एग्रेशन है। एंड मेरी बिल्कुल। सिस्टर के साथ यही सीन है। वो हुँ, ऐसे एक्सप्लॉइट कर चुका मैं उसको, उससे फ़ोन ले लो ना, या तो रोना शुरू हो जाएगा या तो गुस्सा। आई एम लाइक छोटे बच्चे हो यार, तुम्हें पता भी है अभी तुम्हें कॉलेज कर रहे हो। जब जॉब में जाओगे बिल्कुल, ऐसे कैसे ऐसे एटीट्यूड से बात करोगे बॉस के साथ? करेक्ट, नहीं कर रहे, हमें करेक्ट, छुट्टी चाहिए लाइक दैट। यू कांट डू दैट। बट करेक्ट, समझते ही नहीं है वो। बिल्कुल ऑलराइट। यार। सो अभी की जो लाइफ हमारी ये क्लिक वाली हो चुकी है सारी, एकदम एकदम हम झटपट झटपट मिल रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि आफ्टर 5 इयर्स और 10 इयर्स, ये जो अभी जो डेकेड आने वाला, लेट्स सपोज ये 21 टू हुँ। 30, इसमें अब क्या चेंज आपको लगता है कि अब क्या मेजर चेंज हो सकता है कि कोई सेक्टर जो पूरा बदल जाएगा? व्हिच यार सेक्टर? बहुत सारी चेंजेज़ आएँगी, बहुत सारी चेंजेज़ आएँगी। मेरे हिसाब से एजुकेशन तो डेफ़िनेटली बदलेगा, बहुत, बहुत बड़ी तरीके से बदलेगा। कॉलेजेस, इवन स्कूल्स का कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे हिलने लगेगा। कॉलेजेस तो हिलने शुरू हो ही गए हैं। बहुत लोगों को ऐसा रियलाइज़ हो चुका है कि कॉलेज जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। एक डिग्री के लिए जाते हैं, लेकिन कंपनियाँ भी अब धीरे-धीरे रियलाइज़ कर रही हैं कि उन डिग्रियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन 3 सालों में अगर उनको एक रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस मिल जाए, जो उनको जॉब रेडी बना दे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। सो आई थिंक एजुकेशन विल डेफिनिटली गो थ्रू अ बूम। ये तो होगा ही, नंबर 1। नंबर 2, आई फील अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विल बिकम वर्चुअल। अभी भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस फिज़िकल हैं। हम ट्रैवल फिज़िकली करते हैं, हम खाना रियल लाइफ़ में खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को एक फिज़िकल डिवाइस के थ्रू देखते हैं। बट आई फील इन द नेक्स्ट डेकेड ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत सीमलेस हो जाएँगे। हम अपनी आँखों के सामने शायद अपना चश्मा लगा के या शायद अपने सामने वाले स्क्रीन में प्रोजेक्ट करके हवा में ही बहुत सारी चीज़ें अनुभव कर पाएँगे। वेदर इट इज़ वर्चुअल रियलिटी, वेदर इट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ड्रामेटिकली चीज़ें बदलेंगी। सो दैट आई फील इज़ द सेकंड पीस। थर्ड, मुझे लगता है कि द कांसेप्ट ऑफ staying and working in a single place will go away. ये पिछले साल हमने देख ही लिया, लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनीज़ इसको रियलाइज़ करेंगी कि ऑफ़िसेज़ का कॉन्सेप्ट ज़रूरी था, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं था जितना उन्हें लगता था। लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि यार
शहरों में रहना इतना जरूरी नहीं है। अपने घर में, अपने कंफर्ट में रहना, जहां भी हो, वो आपका छोटा गांव हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, आपका गली कुलचा हो सकता है, दैट इज फार बेटर बिकॉज यू आर क्लोजर टू पीपल एंड सो ऑन। तो मेरे हिसाब से रिमोट लिविंग एंड रिमोट वर्किंग, ये दोनों चीजें बहुत बड़े रूप से ट्रांसफॉर्म होंगी। एंड फाइनली ये एक प्रिडिक्शन है कि एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। एंड दीज आर नॉट चेंजेस जैसे खेती बाड़ी वाले चेंजेस नहीं है, डॉक्टरी वाले चेंजेस नहीं। आई थिंक दे विल जस्ट गो थ्रू decades of change in just this one decade. Agriculture will become very important क्योंकि food is going to become a very important aspect. Healthcare is going to become very important, both access of healthcare to people as well as the level or quality of healthcare available. तो these are my predictions. हम देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मेरी प्रेडिक्शन एक होप ये है कि इस डेकेड में एलियंस विजिट करें एलियंस। और पब्लिक हो जाए। मुझे तो लगता है कि एलियंस इस डेकेड में आने वाले हैं। मतलब एक्चुअली मेरा तो बिलीफ ये है कि वो आ चुके हैं। इस डेकेड में एलियंस पब्लिक होने वाले हैं। ओके, जिस दिन होंगे ना कोई ऐसा स्टूडेंट नीचे कमेंट करेगा, वाह तभी बता दिया था आज से ये होगा जरूर। मुझे जरा एक बार लाइट जलाना था। या श्योर। ओके, सो यू सेड कि डिग्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या एमबीए एक डिग्री इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यार वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अगर आप एक मैनेजर बनना चाहते हैं और अगर आप अपने आप को एक जॉब में ही मोस्टली देखते हैं जो कि एक बिजनेस जॉब है, तो एक एमबीए डिग्री एक्चुअली अच्छी डिग्री है, बट ओनली इफ यू डू इट फ्रॉम अ गुड स्कूल। अगर आप एमबीए एक बहुत ही बेकार स्कूल से कर रहे हैं सिर्फ ठप्पे के लिए, सिर्फ नाम के लिए, तो फ्रैंकली यूजलेस है। अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या आप एक बिजनेस रोल में कभी होंगे ही नहीं, कह लीजिए कि आप एक डेटा फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सो ऑन, तब उस केस में भी एमबीए जरूरी नहीं है। तो एक मिसकंसेप्शन है कि एक एमबीए इज लाइक दिस एंट्री टू एनी जॉब, बट नहीं, एमबीए का फुल फॉर्म लोग भूल जाते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि वो कोर्स जो है वो बिजनेस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, वो हर एक चीज के लिए नहीं बनाया गया है। तो एग्जांपल हर एक इंसान को करने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं करी एमबीए। बहुत बढ़िया, राइट। एंड आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, आप अपना कंटेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये सारी चीजें आपने खुद सीखी हैं, किसी ने आपको सिखाई नहीं है, और इसके लिए एमबीए की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो अभी आपने बोला कि टॉप से करो वरना मत करो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सर ऐसे होते हैं जो 1 साल ट्राई कर लिया, 2 साल ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, फैमिली प्रेशर की वजह से बोलते हैं मुझे तो एडमिशन चाहिए, और वो ले भी लेते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, लाइक वो लाइफ खराब कर रहे हैं कि आप उनको क्या कहोगे, मतलब कि उनके लिए एडवाइस क्या होगी आपकी? देखो, लाइफ खराब तो नहीं कर रहे हैं, तो एक तो पहले यही रहेगा कि अगर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे मत सोचिए कि यार इतना टाइम बर्बाद हो गया तो कुछ भी कर लो, बिकॉज दैट्स लाइक द वर्स्ट ऑप्शन, राइट। आप अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचेंगे, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि ओ, सारी अच्छी चीजें जो मैं खरीदना चाहता था वो सब खत्म हो गई हैं, तो अब मेरे पैसे को कहीं भी खर्च कर लो। वी डोंट थिंक लाइक दैट। तो हम अपनी एजुकेशन के बारे में ऐसे क्यों सोचते हैं? सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, फिर भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा प्रेशर हो, माँ बाप का हो, दुनिया का हो, शायद आपका अपने खुद पर हो, कि आपने एक लो ग्रेड कॉलेज ज्वाइन कर भी लिया। अब उससे जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी, लेकिन सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी को इस लो ग्रेड कॉलेज के बावजूद भी अच्छा कैसे बना सकते हैं, बिकॉज दैट्स द राइट क्वेश्चन टू आस्क। एंड उसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपने कॉलेज को और उन 2 सालों को बहुत ही सिंपली एक डिग्री के तौर पे देखिए, एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं। आपका फर्ज यह बनता है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस कॉलेज के बाहर जो भी कुछ कर सकते हैं उससे गैदर करिए। इट कुड बी इंटर्नशिप्स, इट कुड बी virtual projects with students across the world,
It could be virtual projects with companies. It could be getting part of student communities across the world. It could be taking part in business school competitions, as many as you can. It could be learning a new skill or going through a different boot camp. बेसिकली अपने उन 2 सालों को सिर्फ उस MBA स्कूल के लिए मत बनाइए, उन 2 सालों को ऑलमोस्ट एक टाइप ऑफ वर्क वेकेशन बनाइए, जहां आप अपने आप को काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. And if you are able to do that, then hopefully the potentially negative impact of a tier 2, tier 3 college can be circumvented and made positive. Great, sir. Great. All right. एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है एंड मैंने देखा आप वीडियोस बनाते हो तो उसके ऊपर भी कभी कभी कि आज की डेट में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या भी जो कॉलेज में जा रहे हैं जैसे कि MBA हो गया या फिर ग्रेजुएशन में होते हैं दे गेट इनटू द रिलेशनशिप्स एंड ऑलराइट एंड मेजरली उनका ये होता है सेक्स मिलेगा ये सब होगा वो सब में रहता है उनका दिमाग. व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? मतलब मेरी एडवाइस ये रहती है कि यार आप पढ़ाई करो, आपको पार्टनर मिले जो आपकी हेल्प करे इन सब में, वो अच्छा पार्टनर है. सेक्स के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, क्योंकि वो उस समय आपका दिमाग वहां चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे. Correct. I would completely agree with you कि एक एक तो ये चीज है यार कि the right partner in your life can truly change your life for good and for bad. And बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपकी जिंदगी में भी होंगे. आप सब लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जहां उनके पार्टनर्स ने उनको जेन्युइनली मदद करी है टू गेट बेटर इन लाइफ, और बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है. एंड यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ अ गुड एंड अ बैड पार्टनर. तो इस डिसीजन को फ्रिवलेसली मत लीजिए और इस डिसीजन को लाइटली मत लीजिए. डेफिनेटली इस डिसीजन को प्रेशर में मत लीजिए. मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में, बिजनेस स्कूल में ऑलरेडी इतना कुछ करने के लिए होता है कि अगर आप अपने ऊपर एक एडेड प्रेशर ले लेंगे ऑफ आल्सो फाइंडिंग द राइट पार्टनर, it could be not a good decision to make. That's just my opinion. Definitely I agree with you Gurpreet कि एक पार्टनर का रोल आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देना नहीं है. वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला जो अप्रोच होता है कि चलिए एक फिजिकल नीड मेरी पूरी हो जाएगी या कभी कभी एक इमोशनल नीड भी पूरी हो जाएगी, लेकिन ये टेम्पररी है, सिर्फ वन नाइट स्टैंड है, सिर्फ शॉर्ट टर्म है. ये सारी चीजें will never help because it's like treating your job as short term कि मैं इस कंपनी में 3 महीने काम करूंगा, काम करूंगी और फिर छोड़ दूंगी या फिर छोड़ दूंगा, एक नई हाइक मिल जाएगी, ये सब वगैरह वगैरह. That never creates the best leaders. The same way it will never create the best relationships. तो relationships को या तो सीरियसली लीजिए और इस ढंग से लीजिए कि you know what you can get out of it in a meaningful fashion over the long term, या फिर अगर आप उसको फ्रिवलेसली या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो उसको रिलेशनशिप मत बुलाइए. उसको फिर वही नाम दीजिए जिससे सामने वाला इंसान भी बिल्कुल क्लियर हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप भी बिल्कुल क्लियर हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और मोर इम्पोर्टेंटली ये आपके मेन पर्पस से आपको डिविएट ना करें. ग्रेट सर, ग्रेट. अगर राइट पार्टनर ढूंढना हो, आपने तो ढूंढ ली, आपकी तो होगी शादी, आपके बच्चे भी, सो ये बताओ कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मतलब कभी किसी को मिले तो उसको कैसे पता लगे कि यही सही है? लोगों को ये नहीं पता लगता कि जो साथ वाला वो सही है कि गलत है. हाउ? यार ये तो मुश्किल सवाल है. आई डोंट थिंक मेरे पास भी इसका आंसर है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं इस सवाल का जवाब देने के लिए, तो 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है जरूरी होती हैं एज अ एलिजिबिलिटी, और 2-3 चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं होती, डिजायरेबल होती हैं इन अ पार्टनर. तो एलिजिबिलिटी की पहले बात करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों इंसानों का पैसे की तरफ नजरिया सेम होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान पैसे को बहुत ज्यादा इज्जत देता है लेकिन दूसरा इंसान बिल्कुल कदर ही नहीं करता है. जितना ज्यादा सिमिलर हो सके, या तो दोनों ही पैसे को नहीं मानते या दोनों ही पैसे को बहुत अच्छे से मानते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई थिंक मनी डज create problems and it could also be a way to just
live life in a very peaceful manner. दूसरा, while I wish it wasn't important, पर मुझे लगता है कि रिलीजन या फेथ की तरफ भी नजरिया सेम होना चाहिए. इट डजंट मीन कि दोनों रिलीजियस हो, इट डजंट मीन कि दोनों सेम रिलीजन के हो. व्हाट इट मीन्स इज कि रिलीजन और फेथ का उनकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस क्या है और उनकी जिंदगी में महत्व क्या है, दैट शुड बी सिमिलर, एंड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन द वे दैट दे थिंक ऑफ देयर रिलीजन एंड द ऑपोजिट पर्सनस रिलीजन. तो ये एक दूसरी चीज है. और तीसरा, कि जिंदगी में एम्बिशन को लेके अलाइनमेंट है कि नहीं. एम्बिशन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एम्बिशन जिंदगी में ना बहुत बदलता रहता है. एक टाइम पे जब हम अपने 20s में होते हैं तो हम बहुत एम्बिशियस होते हैं, फिर 30s में जब बच्चे हो जाते हैं बोलते हैं यार काश एक वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब मिल जाए, फिर 40s में कुछ और हो जाता है, 50s में कुछ और हो जाता है. तो इट इज नॉट सो मच कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 40 साल तक हमारी एम्बिशंस की पर्सपेक्टिव अलाइंड होगा, बट इट इज मोर लाइक कि हम एम्बिशन के बारे में सोचते कैसे हैं. सो दीज आर द 3 एलिजिबिलिटी थिंग्स. डिजायरेबल थिंग्स क्या है? डिजायरेबल थिंग्स ये हैं कि एक ऐसा इंसान जो आपको जेन्युइनली खुश रखता है और आप उनसे उनके बिना खुशी पा सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई सेड. आप उनसे उनके बिना खुशी पा सकते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप खुश रह सकते हैं, दैट इज द बेस्ट रिलेशनशिप. द वर्स्ट रिलेशनशिप है जहां आपको लगता है कि दूसरे इंसान का फर्ज बनता है आपको खुश रखना. एंड दिस इज अ बिग डिफरेंस. बहुत सारी रिलेशनशिप्स मैंने ऐसे देखी हैं जहां लोग बोलते हैं कि यार तुम मुझे खुशी नहीं रखती, तुम मुझे खुशी नहीं रखते, तुम ये भूल गए, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे नहीं कहे, तुमने ये नहीं किया. सो इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक यार दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे खुश रखना. एंड द मिनट दैट हैपेंस आई फील दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स. तो ये पहला है सॉरी कि करना शुरू आप कर देता है अपने दूसरा बंदा. सॉरी 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 सॉरी, वो बीच में फिर सॉरी सॉरी हाँ करना शुरू कर देता है. जहाँ पे सॉरी आ गया वहां पे फिर बस बस बिल्कुल वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. हाँ, जहां जिस भी रिलेशनशिप में सॉरी इसलिए आ जाता है क्योंकि आप दूसरे इंसान को चुप करवाना चाहते हैं, तो वो रिलेशनशिप डूबने लग गया है. सो दैट्स नंबर वन. नंबर टू, डिजायरेबल इज कि आपके सेम इंटरेस्ट हैं, क्योंकि फिर चीज आसान हो जाती है. लाइक यू लाइक टू डू द सेम थिंग्स, you like to watch Netflix together, you like to watch shopping, you like to go shopping, you like to watch cricket or sports, you like to do these things, जो भी है तो आपके इंटरेस्ट सिमिलर है, which is desirable. It doesn't need to be necessary, but it is desirable. और तीसरा, कि आप जिस ढंग से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, which is nothing to do with ambition, but ढंग से जिंदगी इन द सेंस कि आप बच्चे किस ढंग से पालना चाहते हैं, आप बच्चे करना भी चाहते हैं कि नहीं, आप अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, आप अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आप किस टाइम तक कितना काम करना चाहते हैं, सो ऑन. सो एक जनरल लाइफ की तरफ अप्रोच वो अगर अलाइंड हो तो अच्छा रहता है. द रीजन आई से दैट दिस इज डिजायरेबल एंड नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि लाइफ का नजरिया काफी बदलता रहता है. सो इट्स वेरी वेरी हार्ड कि आप शुरू में ही जान पाएंगे कि लाइफ का नजरिया हमेशा सेम ही रहेगा, एंड थिंग्स विल चेंज. तो मुश्किल है, एज आई सेड, इसका कोई ऐसा वो नहीं होता कि कोई मिला तो एक स्केल डाल दिया, बोला अच्छा चलो ये चेक 1 चेक 2 चेक 3, नहीं होता है. व्हिच इज व्हाई आई सेड कि रिलेशनशिप्स, realize these प्यार, things मोहब्बत. slowly. That's it. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. Alright. Okay. Last question because हमें wrap up भी करना है जल्दी. And last question is very simple for all the MBA aspirants क्योंकि हम सब जो भी MBA करने जाता है उसकी एज 25, 24, 26 ऐसे ही होती है. गर्लफ्रेंड की हमने बात कर ली तो वो हो गया. एज शादी कब करनी चाहिए? परफेक्ट एज टू मेन. यार मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में 27 से पहले तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, ये मुझे लगता है. Okay. मेरे हिसाब से आइडियल एज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स टू गेट मैरिड इज अराउंड 30. Okay. उस टाइम पे आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, आप में एक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, आप अपनी पर्सनल लाइफ से क्या चाहते हैं, सो ऑन. आपके पास अभी भी बायोलॉजिकली टाइम होगा दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली तो आप उसको सेफली कर सकते हैं. एंड you will also have enough time to spend with each other before you start thinking of a family. So
I got married at 27, which I frankly think is way too early. I wish we got married at 30. वो ही हो We गया had ना our first करने के बाद। child. एमबी हो we गई, चलो कर दो। MBA हो गई, चलो, okay. But the difference was Ruchi, my wife, and I, we knew each other for 7 years when we got married. Okay. तो मतलब हम 20 साल से सॉरी जब हम 20 के थे तब हम एक दूसरे को जानते थे एंड दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बिकॉज अगर हमने 7 साल डेट किया है एंड वी बीन थ्रू उन 7 सालों में मैं 2 साल यूएस में था, 1 साल हैदराबाद में था अपने एमबीए के लिए, सो वी हैड डन रिमोट रिलेशनशिप आल्सो, डिस्टेंस रिलेशनशिप, वी हैड बीन टुगेदर एज वेल, तो काफी कुछ देखा था, पैसे भी कमाने शुरू कर लिए थे तो उसका नजरिया, सो देयर वाज अ लॉट दैट हैड हैपेंड। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार अब वेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ इंक्रीमेंटली ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो वी गॉट मैरिड एट 27, वी हैड अ फर्स्ट चाइल्ड एट 31 एंड तो 4 साल हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत घूमे फिरे, बहुत अच्छे से एक दूसरे की देखभाल करी। Then at 31 we had our first child and then we had our second child when we were 30. So हम दोनों 20 साल के हैं, तो we are exactly the same age, just a month difference. And at 36 we had our second child. I think बच्चों के हिसाब से हमने सही टाइमिंग करी, शादी के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है सर, बट मतलब अब लाइफ में आपने इतना कर लिया है, मतलब एक स्टार्टअप कर लिया, तो अब आपने ये चैनल स्टार्ट किया जो कि बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में नहीं करते हैं। उनको होता है पैसे कमा लिए, अपनी लाइफ जियो, क्लब में जाओ, दारू पियो, ऐश करो, घूमो फिरो। ये आपको कहाँ चस्का लग गए, कहाँ लाइन में आ गए हो आप? यार ये जनरली विद द इंटेंट ऑफ गिविंग बैक, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करता हूँ और वो बोलते हैं कि आपकी शेयर करने की वजह से हमारी कुछ मदद हुई। मतलब इट जस्ट आप गिव्स मी जॉय। पर 2,500 में कोर्स दे रहे हो, 1600 में कोर्स दे रहे हो, 1700 में कोर्स दे रहे हो, मतलब इतना महंगा कोर्स इतना सस्ते में। क्योंकि जेन्युइनली द इंटेंशन इज कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाए। पैसा तो एक ढंग से या किसी ढंग से लोग कमा ही लेंगे, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट कैन रीच पीपल। तो मैं फ्री में नहीं देना चाहता क्योंकि फिर उसका कद्र नहीं रहता, और मैं बहुत महंगा नहीं देना चाहता क्योंकि फिर मैं बहुत लिमिट कर दूंगा कि कितने लोग उसको देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई। कूल सर, दैट्स ग्रेट। अभी आपका टाइमिंग देता हूं मैं, 1-2 मिनट पड़े। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच एंड हिट द लाइक बटन एवरीवन। मेरे को लगता है बहुत ही मजा आया होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हमने आज एमबीए से रिलेटेड, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड एक और एपिसोड करने वाला मैं सर के साथ डेफिनेटली, आज कर बिल्कुल, लेता हूं। वी विल टॉक अबाउट द स्टार्टअप्स, मुझे बहुत पसंद यस, है, पर्सनली मेरा बिल्कुल। फेवरेट है एंड दैट थिंग, बिकॉज मैंने खुद से स्टार्टअप किया और मैं बहुत ज्यादा पढ़ता भी हूँ स्टार्टअप्स के बारे में। देख रही हूँ बुक्स हैं आपके पास भी, मैंने आपकी भी देखी है, आपने रीवर्क बोली, मैंने ली, मैंने पढ़ी, और मतलब आप जो भी रिकमेंड करते हो, जो भी बोलते हो, वो मैं डेफिनेटली करता हूँ एंड आई फॉलो यू लाइक बहुत ही अच्छे से, एंड थैंक यू सो यू आर मच मैन। ग्रेट पार्टनर एज वेल। मतलब वो एफडी ना कराते ना तो आज तो लगे होते हैं मार्च में बहुत बुरी हालत होती, क्योंकि मैंने एफडी नहीं कराई थी, मैं भी ऐसे ही था, स्टॉक मार्केट में डालेंगे, यहाँ डालेंगे, वहां डालेंगे, बिकॉज आई हैव मनी। तो कमाने के बाद आपको होता है फितूर चढ़ जाता है, 7% पे क्या बिल्कुल, करना है, एंड फिर वो मार्च में तब आया, ओके ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली, वहां से फिर चेंज हो गया थोड़ा सा माइंड, वेरी मैंने नाइस, थोड़ा सा बदला पोर्टफोलियो, मैंने कहा ओके ये चीजें बदले, अभी सेफ रहेंगे। ऑलराइट सर, एग्जैक्टली। एक थैंक यू सो मच मैन, बहुत ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। टेक केयर, बहुत मजा आया, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, द चैनल, द वर्क, एंड फिर से डेफिनेटली एक और सेशन करेंगे। मैं आपको मेल करता हूँ क्या, सर, परफेक्ट, और ग्रेट, इस भाई ऑल द बेस्ट, टाइमिंग बिग, थोड़ा सेम रखेंगे, डे देख लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ऑल राइट मैन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय।